मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ध्वनि का अध्ययन। ओके, जैसे कि बच्चों आपने लास्ट लेक्चर में भी कल के दिन पढ़ा होगा, ध्वनि इज व्हाट? ध्वनि इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ध्वनि जो है वह एक प्रकार की ऊर्जा ही है। और जैसे कि आपने देखा है, प्रकाश की तरंगों का परावर्तन होता है, ठीक उसी तरह ध्वनि की तरंगों का भी परावर्तन होता है। जैसे आप मुझे आज सुन पा रहे हो, जब हम लाइव क्लास भी लेते हैं या किसी भी तरीके की आपको आवाज अगर आप सुन पा रहे हो, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। इसके लिए अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, जैसे कि इफ आई हिट दिस बोर्ड विद दिस चॉक, तो अब जैसे कि आपने देखा ये थोड़ा रिटर्न आती है। अगर मैं एक रबर की गेंद भी लूं और इस बोर्ड पे हिट करूं, तो इट विल रिटर्न बैक। तो क्या हुआ, बॉल जो है वो जाके वापस लौट जाती है, ओके, आपकी तरफ पुनः आती है। तो ये जाना और आपकी ही तरफ वापस लौट के आना, ये हम बार बार इस वर्ड को हम परावर्तन यूज कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए परावर्तन इज व्हाट, कि जिस मार्ग से आप गए और मतलब जिस डायरेक्शन से आप गए उस डायरेक्शन में आप वापस लौट आ रहे हो, मतलब कि किरणें। तो ठीक इसी तरह प्रकाश की तरंगे और उसी तरह ध्वनि की तरंगों का बच्चों परावर्तन होता है किसी पृष्ठभाग से। डेफिनेटली उसके लिए एक पृष्ठभाग चाहिए, चाहे वो चिकनी सतह हो चाहे खुरदुरी, लेकिन एक पृष्ठभाग चाहिए। एट द सेम टाइम माध्यम की भी आवश्यकता होती है बच्चों, जैसे कि द्रव, ठोस, गैसीय, ये तीनों अवस्थाओं का भी, ये तीनों माध्यमों की भी जरूरत होती है। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो निर्वात में नहीं हो सकता, तो इसी तरह निर्वात में ध्वनि भी नहीं ट्रैवल करती है, तो उसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये क्या था बच्चों, ये बेसिक था जो कि आपने कल के लेक्चर में पढ़ा। आज हम ध्वनि के परावर्तन को एक छोटे से प्रयोग के द्वारा, जिसका डायग्राम आप बोर्ड पे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस डायग्राम के द्वारा, ये बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा सेटअप है। अगर आप चाहें तो आज ही मेरे लेक्चर के बाद आप ये छोटा सा प्रयोग अपने घर पे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो एक बोर्ड है, तो आप बोर्ड के बजाय अपने घर की वॉल को यूज कर सकते हो और एक मेज लीजिए। उस मेज को आप क्या कर दीजिए, दीवार से सटा दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो दीवार है ये बनेगा हमारा परावर्तक पृष्ठभाग, जिससे ध्वनि का परावर्तन होना है। उसके बाद कार्डबोर्ड आता है ना बच्चों, उससे लगभग 2 समान त्रिज्याओं वाली ऐसी पाइप तैयार कीजिए। देखिए कार्डबोर्ड की नलिया, तो ये 2 पाइप्स आप, 2 नलिया आप तैयार करोगे। और उसके बाद यहाँ ये जो दीवार है उसके बीचों बीच कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करिए। मान लो ये इस पॉइंट पे आपने रखा है, तो यहाँ आप चांदा रख सकते हैं या फिर एक नॉर्मल खींचिए। नॉर्मल इसका मतलब लंब, उस बिंदु से लंब खींचिए। मान लो एक कोड जैसे है 30, इस कोड पे हमने पहली नली को बाय साइड रख दिया। अब बाय साइड का जो नली है उसके एक सिरे पर बच्चों आप घड़ी रखेंगे, हाँ, जिसका साउंड आता है टिक 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 टिक, वो साउंड आपको सुनना है, बट उस नली से नहीं और बाहर से भी नहीं, बल्कि दूसरी जो नली आपने तैयार की है कार्डबोर्ड की, उससे। अब आप इसको दाएं साइड रखेंगे और आप इस नली को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे और उसकी दूसरे खोखले सिरे पर अपना कान लगाएंगे और उसे इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि जब तक उस घड़ी की आवाज, उसके कांटों की जो चलने की आवाज है वो आपको स्पष्ट रूप से न सुनाई दे। मान लो इस एंगल θ1 पे आपने बाय साइड वाली नली रखी थी और θ2 पर आपको वह जो घड़ी की आवाज है वो सबसे अधिक
स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। अब आप ये थीटा 1 और थीटा 2 इसको मापेंगे एंड यू विल एनालाइज कि थीटा 1 और थीटा 2 में संबंध क्या है। हमारा थीटा 1 क्या है, आपतन कोण, और थीटा 2 क्या है, परावर्तन कोण। ये दोनों कोण जो है वो हम किससे नाप रहे हैं, वही जो लंब आपको मैंने शुरू में खींचने को बोला था। तो ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठभाग है इस पे जो हमने लंब खींचा था, तो इससे आपतन किरण के बीच की दूरी जो है वो थीटा 1, और ये जो है इसका माप वो है थीटा 2। ओके, इसके बाद अवलोकन करते समय हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण थीटा 1 और थीटा 2 लगभग समान है। इसका मतलब कि ध्वनि की तरंगे अगर थीटा 1 का कोण बनाती है परावर्तक पृष्ठभाग के इस लंब से, तो आप परावर्तित जो कोण है वो भी थीटा 2 का कोण बनाता है, जो कि अगर वो 30 है तो जाते समय भी वो 30 होगा। इसका मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ओके, तो इस तरीके से आप ध्वनि के परावर्तन का नियम से भी रूबरू होते हैं कि क्या, कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। इसका मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होते हैं। दूसरा, ये जो आपकी ये जो तीनों चीजें हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा ये जो लंब है, ये तीनों एक ही प्रतल में होते हैं, मतलब दे आर ऑन द सेम प्लेन। ओके बच्चों, अब ये टॉपिक और इसके बाद के जो दो छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रतिध्वनि तथा अनुरणन, ये 3 टॉपिक जो है मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसकी सहायता से हम इसे देखेंगे। तो मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने।
ओके स्टूडेंट, था ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या समझा? आपने समझे 3 टॉपिक। पहला तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी थी, ध्वनि का परावर्तन, जो कि इस प्रयोग को ही उसमें भी बतलाया गया है, दोहराया गया है। अब आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जो है बच्चों प्रतिध्वनि, जिसका जिक्र आपने अभी के वीडियो में भी देखा। तो व्हाट इज प्रतिध्वनि? बच्चों, अगर आप कभी घूमने गए होंगे तो अक्सर आपने देखा है कि जब आप हिली एरिया पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे, लाइक महाबलेश्वर वगैरह, तो आपने नोटिस किया है वहां पे एक एको पॉइंट है, जहां पे अगर कुछ ऊंचाई पर, क्योंकि वहां बहुत सारे हिली एरियाज, इसका मतलब क्या, वहां बहुत ज्यादा खाई होती है, बहुत खुला, दूर दूर तक खुला स्पेस होता है। तो वहां पे अक्सर आपने देखा है एको पॉइंट पे अगर आप जा करके कुछ साउंड क्रिएट करते हो तो वही सेम साउंड आपको सुनने को मिलता है, आपकी ही आवाज आपको पुनः सुनने को मिलती है। तो वो क्या होता है, आपकी वॉइस वॉइस जो है वो बार बार दोहराई जाती है। तो दैट्स नथिंग बट प्रतिध्वनि, echo। तो व्हाट इज प्रतिध्वनि? ध्वनि का किसी पृष्ठभाग से परावर्तन के कारण होने वाली पुनरावृत्ति। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी आवाज को बड़ी आसानी से बिना किसी रुकावट के सुन पा रहे हो, तो दिस इज नॉट एको। प्रतिध्वनि यह नहीं है। प्रतिध्वनि अपनी ही आवाज बार बार सुनाई देना, ओके, तो वो होती है प्रतिध्वनि। तो लेकिन ये क्या हर जगह होता है? आज मैं बोल रही हूँ तो आपको मेरी वॉइस जो है वो इट इज नॉट एट ऑल गेटिंग रिपीटेड। ये सिर्फ आपको एक बार बोल रही हूँ तो एक ही बार सुनाई दे रही है, एक ही आवाज बार बार नहीं आ रही। तो इसका मतलब जरूर से इसके लिए कोई शर्त चाहिए, कुछ शर्तें होनी चाहिए। तो पहली शर्त, तापमान जो है वायु का, हवा में मतलब तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमें पता है ध्वनि का वेग वायु में जो है वो 344 मीटर प्रति सेकेंड ऑलरेडी होता ही है। तो और क्या चाहिए? कुल दूरी, इसका मतलब क्या, अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होकर के कोई साउंड निकाल रही हूँ, तो अगर मैं अपने आप को श्रोता मानूं, तो श्रोता की आवाज से परावर्तक पृष्ठभाग की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। 17.2। तो कुल दूरी, ध्वनि वेव, जो साउंड वेव्स है उनके लिए कुल दूरी, इसका मतलब श्रोता के मुंह से निकली आवाज परावर्तक पृष्ठभाग तक जाती है, तो एक बार में उसने 17.2 मीटर की दूरी तय की और वहां से पुनः लौट करके मेरे कानों तक सुनाई दी। तो कुल दूरी, इसलिए मैंने माइंड करिए, यहाँ पे मैंने कुल वर्ड यूज किया है। तो कुल दूरी जो होती है वो 34.4 मीटर होती है, तो 34.4 मीटर। ओके बच्चों, तो न्यूनतम दूरी, श्रोता से परावर्तक पृष्ठभाग की न्यूनतम दूरी तो 17.2 मीटर होनी चाहिए, और कुल दूरी जो होती है वो 34.4 मीटर होती है। तो रिक्त स्थान में जब ये प्रश्न आए तो अब मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना है एज माय आंसर, वो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर श्रोता से परावर्तक पृष्ठभाग की दूरी पूछी जाए तो आप 17.2 मीटर लिखेंगे, और प्रतिध्वनि सुनने के लिए कुल दूरी डैश होनी चाहिए, तो आप 34.4 मीटर यह ऑप्शन चूज करिएगा बच्चों। तो ये छोटी सी जो है हिंट है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देने लायक है। तो अब प्रतिध्वनि के बाद आते हैं हम अनुरणन पर, जिसे कहते हैं रिवर्बरेशन। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। रिवर्बरेशन बच्चों, जिसे आप कहते हो अनुरणन, ये क्या होता है? ये जो साउंड होता है ये किसी को भी प्रिय नहीं होता है। इसका मतलब कि जब कई बार ध्वनि का परावर्तन हो और उसके कारण बहुत सारे वॉइस एक साथ मिक्स हो जाते हैं
और वो एक तरीके का शोर क्रिएट करते हैं, और जो कि डेफिनेटली हम बिल्कुल सुनना नहीं पसंद करते। उसकी पिच जो होती है वो ठीक नहीं होती। तो अनुरणन जो होता है वो कहाँ एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं? तो जैसे कि आपको वीडियो में भी दिखाया गया कि सिनेमा घर जो होते हैं, सभागृह होते हैं, जिसे कहते हैं मीटिंग हॉल्स वगैरह, सिनेमा हॉल, ये सब में क्या होता है कि काफी ऊंची छत होने के कारण और चारों ओर से अगर हम वहां पे ध्वनि अवशोषक पदार्थ ना लगाएं तो वहां आपको सुनने को मिल सकता है अनुरणन। तो अनुरणन से बचने के क्या उपाय हैं कि जो छतें होती हैं उसमें ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, जैसे कि पर्दे होते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में बताया गया कि इवन जो सिनेमा घर या फिर सभागृहों की सीट्स होती हैं वो तक क्या होती है, उसमें भी ध्वनि अवशोषक पदार्थ मिले होते हैं, मतलब उस प्रकार से उसकी रचना होती है, खुरदुरे सरफेस की रचना होती है, खुरदुरे प्लास्टर्स होते हैं। आप देखोगे तो सिनेमा घर की छतें, वहां की दीवारें जो होती हैं, जो सारे के सारे आपको ऐसा लगता है हर जगह अगर आप फील करोगे, कभी टच करिए, अब एक्सपीरियंस करिए, तो ऐसा लगेगा कि पूरा जो सरफेस है वो बहुत ही खुरदुरा है, रफ है। तो जानबूझ करके ऐसा किया जाता है जिससे उसका कई बार परावर्तन हो जाए ध्वनि का और आप तक ना पहुंच पाए वो शोर, तो उतना ज्यादा उसको खुरदुरा उसका प्लास्टर किया जाता है। प्लस अवशोषक पदार्थ भी ऊपर सिनेमा घरों की छतें भी वक्राकार भी होती है इसी कारण। तो अनुरणन समझने के बाद बच्चों आते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है सोनार। देन नाउ व्हाट इज दिस सोनार? क्या ये वही सोनार है जहाँ पे मतलब जिसकी शॉप में जा करके हमारी मदर ज्वेलरी बाय करती हैं, गहने लेती हैं, सोने के गहने? तो क्या ये वही सोनार है? तो डेफिनेटली इट्स नॉट दैट, क्योंकि हम वो क्यों पढ़ेंगे हमारे साइंस के चैप्टर में? तो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, ये लघु रूप है। किसका है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या है बच्चों? यह एक तकनीक है, यह एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप समुद्र की गहराई माप सकते हो, किसी समुद्र के अंदर स्थित किसी भी पिंड की वेग, जैसे आप चाल भी कह सकते हो, उसकी दूरी, उसका उसमें लगा समय, ये सारी चीजें आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो आइए समझते हैं कि ये टेक्निक है क्या। समझ जाइए, ये है हमारी शिप। ओके, और यहाँ पे लगे हैं दो डिवाइसेस, जिसमें आप पहले वाले को आप प्रेषित्र कहते हो, इसे प्रेषित्र, और ये जो नेक्स्ट है ये है संसूचक। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि जरूर से ये आपको आगे चल करके कोई सूचना देगा। तो होता क्या है बच्चों, जैसे कि अगर मान लो मुझे इस समुद्र की गहराई मापनी है, जिस समुद्र में मेरी शिप चल रही है उसकी मुझे गहराई मापनी है, तो कहीं ना कहीं बहुत गहरा ही सही, बट एट द लास्ट उसका जो उसका समुद्र का जो तल होगा वो तो होगा नीचे। तो होगा क्या? प्रेषित्र द्वारा पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य याद रखिए बच्चों कि सोनार टेक्निक में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, जिसे आप कहते हो अल्ट्रासाउंड वेव। तो अल्ट्रासाउंड वेव जो है प्रेषित्र द्वारा छोड़े जाते हैं, उसके बाद वो जहां जब तक कोई अवरोध नहीं आएगा वो अपनी वो जो वेव्स है वो ट्रेवल करती जाएंगी। फाइनली जब किसी अवरोध से वो टकराती हैं तो वहां टकराने के बाद उसके पश्चात उनका परावर्तन होता है। तो ये है आने की दिशा और ये है, तो आप कह सकते हो अपवर्तित पराश्रव्य ध्वनि और ये परावर्तित पराश्रव्य ध्वनि। अब उसके बाद ये जो परावर्तन के पश्चात ये संसूचक में एकत्रित कर ली जाती है
और ये जो संसूचक है, जैसे कि मैंने बोला, ये आपको ये जो संकेत है इसको विद्युत संकेतों में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे आप गणना कर लेते हो कि ओके ये समुद्र की गहराई कितनी है। जैसे कि, और अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, जैसे कि बच्चों आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ठीक उसी तरह आप यहाँ पे दूरी का सूत्र अगर आप याद करना चाहें तो चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय। तो मान लो पराश्रव्य ध्वनि जो छोड़ी गई प्रेषित्र द्वारा, उसका वेग तो पता ही होगा। अब मान लो उसका वेग है स्मॉल v, और कितने समय उसको लगते हैं उस समुद्र तल तक पहुंचने में और वहां से रिटर्न आने में। तो वो जो समय है, अगर मान लो वह t समय है, तो इसको जब आप गुणा करते हो तो आपको बड़ी आसानी से दूरी का पता लग जाता है कि जो समुद्र तल है वो और कितना मीटर, कितना किलोमीटर गहरा है। तो जैसे हमने समुद्र की गहराई मापी बच्चों, ऐसे ही कल को अगर कोई जहाज है जो कि पानी में समुद्र में डूब गई है, जैसे कि टाइटैनिक में हुआ था, तो जरूर से ही जब टाइटैनिक जो नाव है डूब गई थी, और उसके डेफिनेटली इट वाज अ बिग शिप, तो उसके जो टुकड़े होंगे, वो मलबा जो होगा, वो प्रॉपर निकालने के लिए इसी टेक्निक की सहायता ली होगी कि कहाँ है इतने बड़े समुद्र में वो एग्जैक्टली उसके पार्ट्स कहाँ है, जो कि डेफिनेटली समुद्र से निकालना बहुत जरूरी है। तो सोनार टेक्निक की सहायता से आप पता कर सकते हो कि अवरोध कहाँ है और उसे निकालने में मदद की जा सकती है। तो जैसे कि आपके बुक में भी लास्ट लाइन लिखा है कि सोनार तकनीक का उपयोग करके आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, आप समुद्र की गहराई ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से जल के अंदर स्थित पनडुब्बियां, खाइयां, पनडुब्बियों और उसके साथ ही पहाड़ियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सोनार तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो चलिए एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन करते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। आज हमने पढ़े हैं 4 टॉपिक, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा ध्वनि का परावर्तन, दूसरा प्रतिध्वनि, थर्ड अनुसरण, एंड लास्ट वन इज सोनार। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझा होगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप प्लीज टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करिए, और जो मैंने ध्वनि की परावर्तन के लिए एक छोटा सा सिंपल सा प्रयोग बताया आपको, वो जरूर ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स आप सभी। नाउ आई वुड लाइक टू अनम्यूट यू ऑल, और जिन बच्चों को अगर कोई समस्या है तो कृपया आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। या स्टूडेंट, हाँ पूछिए। सुमित यादव, प्रीति, ऋतिका, अंकिता, पूछिए। स्टूडेंट, कैन यू ऑल हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मिस, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। मिस, वो जो फर्स्ट टॉपिक है वो वाला बताइए ना फिर से थोड़ा। फर्स्ट टॉपिक में बच्चों आपने देखा कि एक प्लेन सरफेस है जिस पर से आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, घर की दीवार पर, जो घर की दीवार है उसके
एग्जैक्टली उससे सटा करके एक मेज रखिए। एक मेज उससे सटा के रखने के बाद कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करिए और वहां पेज रखिए, उसके नीचे एक पेज रखिए, उसपे एक बीचों बीच क्या करिए, एक लंब खींचिए। किसी एक पॉइंट से लंब खींचने के बाद इस तरीके से आप एक पाइप यहाँ रखेंगे और दूसरी पाइप जो है वो आपको आगे चल करके दोनों पाइप आपको सबका सेम रहेगा? दोनों पाइप की जो लंबाई है, डेफिनेटली उसका जो व्यास होगा वो आपको सेम ही रखना है। उसकी जो त्रिज्या है, उसका जो डायमीटर है, वो आपको एग्जैक्टली सेम रखना है, तभी आपको परफेक्ट एंगल मिलेंगे, तभी आपका θ1 θ2 के बराबर होगा। और इस तरफ आप घड़ी रखेंगे, ओके, एक एंड पे, और दूसरे एंड पे अपना कान, ओके। और आपको किसी एक पॉइंट पे उसको रोक देना है जब घड़ी की आवाज, घड़ी डेफिनेटली वो सिलेक्ट करिएगा जो आप एकदम कान के पास लगाए, तो उसके कांटे के मूवमेंट की आवाज आपको सुनाई देती हो, तो डेफिनेटली फिर आप कान से सुनेंगे। और ये सेकंड वाला जो दाई पाइप और ये दूसरा वाला आप फिक्स करेंगे, किस पॉइंट पे फिक्स करेंगे, जिस पॉइंट पे आवाज जो होगी वो सबसे ज्यादा स्पष्ट आपको सुनाई दे, उस पॉइंट पे फिक्स कर दीजिए। बाद में दोनों पाइप हटा करके θ1 और θ2 मार्क करिए और उसका एंगल मेजर करिए, एंड यू विल कम टू नो दैट θ1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू θ2। समझा बच्चों? यस मिस, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछिए। गुड मॉर्निंग टीचर। मॉर्निंग बेटा। टीचर अनुरण किसे कहते हैं? सॉरी, अनुरण किसे कहते हैं? ओके, अनुरणन जो होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि ध्वनि तरंगे एकत्र होकर एक उनकी सातत्य का हमें अनुभव होता है। सातत्य इसका मतलब कंटिन्यूअसली बहुत सारी मिक्स्ड साउंड हमें आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो शोर जैसी प्रतीत होती है, जिसका कोई डिफाइंड पिच नहीं होता, तो वो कहलाती है अनुरणन। ओके, हाँ, थैंक यू टीचर। वेलकम। एनीबडी? आज हमने पढ़े 4 टॉपिक। पहला ध्वनि का परावर्तन, दूसरा प्रतिध्वनि, तीसरा अनुरणन एंड लास्ट टॉपिक सोनार। इस चारों टॉपिक को आप अच्छे से दोहरा लीजिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। कृपया कंटिन्यूटी बने रहने के लिए बिना मिस किए हर दिन लेक्चर अटेंड करिए। जैसे डेफिनेटली मेरे बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक लेगा तो डेफिनेटली अगर आप मेरा ना अटेंड करेंगे तो नेक्स्ट नहीं समझेगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपना ख्याल रखिए, रोज लेक्चर अटेंड करिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। बाय स्टूडेंट।